Hello my dear friends, welcome to KK Chauhan Vision. Today we are going to learn about the topic how do metals and non-metals react with each other. धातुएं और अधातुएं एक दूसरे के साथ कैसे क्रिया करती हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जिसमें हमने देखा कि मेटल जो हैं, धातुएं जो हैं, नंबर ऑफ रीजन्स के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे धातुएं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती थी, धातुएं अम्लों के साथ, एसिड्स के साथ रिएक्शंस करती थी, धातुएं जो हैं वो वाटर के साथ भी हमने रिएक्शन देखी। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन्स के साथ हमने इनकी रिएक्शंस देखी। तो धातुएं जो हैं इतने सारे तरीकों से कैसे रिएक्शंस कर लेती हैं, तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे और इसका कारण क्या है कि धातुएं क्यों इतनी रिएक्शन कर लेती हैं। तो एक कारण जो है वो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं कि धातुएं और अधातुएं क्यों एक दूसरे से रिएक्शन कर लेती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो हमने जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था तो उसमें नोबल गैसेस का भी मैंने जिक्र किया था। तो नोबल गैसेस वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। तो वैलेंस शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है किनका? नोबल गैसेस का। तो क्योंकि वैलेंस शेल कंप्लीट है ना, उनका ऑक्टेट पूरा है, इसलिए वो जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो किसी और एलिमेंट्स के लिए, किसी और मेटल या नॉन मेटल के लिए अपनी रिएक्शन शो नहीं करती। केमिकल एक्टिविटी जो है उनकी बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो जो रिएक्टिविटी है एलिमेंट्स की, ठीक है, वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस आधार पर कि हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी जो है वो एक टेंडेंसी है। ठीक है, एक तरीका है जिसके द्वारा कोई भी एलिमेंट जो है वो अपना वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट फिल करेगा। कंप्लीटली फिल्ड जो वैलेंस शेल है वो प्राप्त करने के लिए ही कोई भी एलिमेंट जो है वो अपनी रिएक्टिविटी दूसरे एलिमेंट्स के लिए दिखाता है। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर मैंने नोबल गैसेस का, मेटल्स का और नॉन मेटल्स का जिक्र किया है। बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं लिए हैं, थोड़े से लिए हैं मैंने। नोबल गैसेस के मैंने फर्स्ट 3 पीरियड के एलिमेंट्स लिए हैं। फर्स्ट पीरियड का हीलियम, फिर सेकंड का नियॉन और आर्गन। ठीक है, थर्ड पीरियड से। तो हम हीलियम की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है और इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये मैंने शेल लगाए हुए हैं। फर्स्ट शेल को के शेल बोलते हैं, सेकंड को एल शेल और थर्ड शेल को एम शेल बोलते हैं। फोर्थ शेल जो है उसको हम एन शेल बोलते हैं। तो क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और ये कंप्लीटली फिल्ड शेल बना। नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन में 10 इसका एटॉमिक नंबर है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमें पता है। दूसरे शेल में 8, ये भी कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल या शेल, इसको हम बोलेंगे शेल है। आर्गन की बात करें तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। हम देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है, इसका आउटर मोस्ट शेल ये वाला है, एम शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फील्ड, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ये भी नियॉन का कंप्लीटली फील्ड है। फर्स्ट शेल अगर हीलियम की बात करें तो फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हीलियम का भी जो आउटर शेल है, ठीक है, वो भी फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है। तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है। इसके बाद हम अगर बात करना चाहते तो क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सभी का आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फील्ड है, वो किसी से भी क्रिया नहीं करते। अब हम बात करेंगे कुछ मेटल्स की। तो एग्जांपल लिया हुए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक है, ये हमारे थर्ड पीरियड से मैंने लिए हुए हैं। और फिर पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, इनकी बात करूंगी। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है।
तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अब मैंने यहाँ पे भी बताया। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 और 2 10 हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एम शेल में आ गया। ठीक है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होते तो ये कम्प्लीटली फील्ड शेल होता। ठीक है, वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। ये वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही मैग्नीशियम की बात करेंगे तो फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 और थर्ड शेल जो तीसरा शेल एम शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम में तीसरे शेल में एम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये पूरे कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। अगर मैं बात करूँ पोटेशियम की, कैल्शियम की, तो इनका एटॉमिक नंबर 19 है। तो 19 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे शो करेंगे? पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन और आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब पोटेशियम के लिए जो आउटरमोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, वो ये बनता है एन शेल। ठीक है, तो ये वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम की बात करें तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे हम वैलेंस शेल में देख रहे थे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेटल्स है उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। अब पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन है और कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये थी मेटल्स में कभी आउटर शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जा रहे हैं। तो चाहिए कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे अभी बात करेंगे बाद में। अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स में मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का 8 है और फ्लोरीन का 9 है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को हमने कैसे अरेंज करना है? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हमें पता है। सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन की बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे अरेंज करेंगे? 2 जो फर्स्ट शेल है के शेल और एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं एल शेल में। अगर बात करें हम फास्फोरस की, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे। जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। सल्फर में जो है एम शेल जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और जो क्लोरीन है उसके एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए, 8 चाहिए थे। इसको 8 पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन को। इसको 8 पूरे करने के लिए सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर मैं बात करूँ फास्फोरस की, तो फास्फोरस को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इधर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन तो नहीं मिलेंगे। अगर ये 2 निकाल देता है तो 8 पूरी हो जाती है इसकी, आउटर शेल ये बन जाएगा अगर ये 2 निकालेगा। अगर पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है ये वाला, ठीक है, तो अब इसका आउटरमोस्ट शेल ये बन जाता है एम शेल। इसमें कम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, स्टेबल है ये। तो कैसे होता है? तो अभी हमें पता लग गया है कि या तो ये एलिमेंट्स जो है ये तो स्टेबल है नोबल गैसेस के, मेटल्स जो है वो स्टेबल नहीं है। तो इनको ये इलेक्ट्रॉन जो है 1, 2, 3 या 1, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। और इनको स्टेबल होने के लिए या तो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रहण करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे, ताकि कंप्लीटली फील्ड आउटरमोस्ट शेल इनका बन जाए। आइए और समझते हैं। सोडियम एटम की बात करूंगी तो सोडियम का जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देता है, ठीक है, एम शेल से, तो एल शेल जो है इसका आउटरमोस्ट शेल बन जाएगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये कम्प्लीटली फील्ड होगा। कैसे? वापस देखते हैं। सोडियम का अगर ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो इसका आउटरमोस्ट शेल एल शेल बनता है और ये कम्प्लीटली फील्ड शेल बनेगा। ठीक है जी। और सोडियम जो है उसमें 11 प्रोटॉन रहेंगे।
ठीक है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, वो नहीं निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। तो प्रोटॉन 11 है। सोडियम जब अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में 11 ही रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 10 होंगे, ठीक है। तो 10 इलेक्ट्रॉन जब उसके आउटरमोस्ट शेल में बन जाते हैं, 2 के शेल में और 8 जो है वो एल शेल में हो जाते हैं। तो ये इसका आउटर शेल जो है वो कम्प्लीटली है फील्ड है। और 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव चार्ज एक बढ़ जाता है। तो सोडियम को हम कैटाइन, सोडियम कैटाइन जो है वो कैसे लिखेंगे, सोडियम लगा के ऊपर प्लस का चार्ज, ठीक है। तो सोडियम का ये धन आयन बनता है, इसे हम ऐसे लिखते हैं। आइए क्लोरीन की बात करते हैं अगर, तो क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। उसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। 7 निकालेगा तो नहीं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इतनी मुश्किल है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कैसे करेगा, अगर सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के द्वारा निकाला जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। ऐसा करने से सोडियम का भी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसका आउटरमोस्ट शेल जो था वो अब कौन सा बना, एल शेल बना। और क्लोरीन का भी आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, उसका एम शेल बना। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर पॉजिटिव आयन बनाता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आयन बनाता है, जिसे एनायन हम कहते हैं। और दोनों का ही ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो क्लोराइड आयन जो है वो बनेगा, सोडियम के द्वारा छोड़े गए 1 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा। इसके पास 18 प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है क्लोरीन के पास। और क्लोराइड आयन की बात करूंगी तो क्लोराइड आयन के पास भी 17 प्रोटॉन है। क्लोरीन जो है उसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन और 17 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि क्लोराइड के पास जो आयन बनता है उसमें 17 तो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि उसने एक गेन किया है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो क्वेश्चन भी ऐसे पूछ लेते हैं, तो क्लोराइड आयन के पास कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं इसके पास प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे जितने क्लोरीन के पास हैं, 17 प्रोटॉन होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी वैलेंसी जो है वो -1 हम शो करते हैं। आइए हमने इसको इस फॉर्म में दिखाया हुआ है कि सोडियम जो है उसका 11 है एटॉमिक नंबर, तो 2 इनर शेल में, के शेल में, फिर एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो आउटर शेल ये बना, कंप्लीटली फिल्ड है और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है इसने प्रोटॉन, तो इसके पास 11 है। अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का 17 है इसका एटॉमिक नंबर, 2 इनर शेल में, जो एल शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल एम शेल में पाए जा रहे हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने निकाला उसे ये गेन कर रहा है, गेन करके क्लोराइड बना रहा है। तो अब इसका आउटरमोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके गेन करके नेगेटिव आयन बनाया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके पॉजिटिव आयन बनाया। अब यहाँ पे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, तो ऐसे बन जाता है स्ट्रक्चर। तो अब ये 2 आयंस बन गए, एक पॉजिटिव आयन जिसे हम कैटायन कहते हैं, एक नेगेटिव आयन जिसे हम एनायन कहते हैं। सोडियम और क्लोराइड आयन जो बने हैं उनमें जो है अपोजिट चार्ज है, हम देख रहे हैं यहाँ पे भी, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज पाए जाते हैं दोनों पर।
और दोनों पर अपोजिट चार्ज होने के कारण इनके बीच एक अट्रैक्शन होती है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। इसके कारण ये दोनों आयन जो है एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, हेल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक क्रिस्टल बनता है, ठीक है। और ये हमें याद रखना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड कभी भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये हमेशा दो अपोजिट आयंस जो होती है ना, जिन पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले जो आयंस हैं उनका एक एग्रीगेट होता है, कभी भी इनका मॉलिक्यूल नहीं होगा। आइए फॉर्मेशन देखते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 12। तो इसका 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। और इसने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, यहाँ पे 8 होते तो ये स्टेबल था, 8 नहीं है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिल सकते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। और इसका आउटरमोस्ट शेल फिर कौन सा बन गया, ये वाला। और इसका आउटरमोस्ट शेल यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो ये मैग्नीशियम कैटायन पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बन रहा है और अब ये स्टेबल है, इसकी वैलेंसी +2, ठीक है। और क्लोरीन का सेम वही हमने अभी पढ़ा था पीछे। तो इसका आउटरमोस्ट शेल मैग्नीशियम के द्वारा निकाले हुए इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन ग्रहण करता है और ये बना है। ऐसे ही क्योंकि मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो 2 क्लोरीन जो है एटम आएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नीशियम द्वारा जो लॉस करते हैं, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन निकालता है, उन्हें गेन करते हैं। कैसे? ये देखो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन एटम को देगा। ऐसे ही मैग्नीशियम ने क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं तो मैग्नीशियम पर +2 का चार्ज, और क्लोरीन के कितने एटम देख रहे हैं हम, 2 देख रहे हैं। तो ये 2 एटम जो हैं उन पर दोनों पर एक एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MgCl2, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। हमने देखा कि वो कंपाउंड्स है ना जिनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से जो बनते हैं, ठीक है। और उसमें एक तो मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा। तो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन निकालेगा और नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लेगा जो मेटल ने निकाला है, तो उनमें अट्रैक्शन होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो इस तरीके से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होने से बनते हैं, उन्हें हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं या उनको हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच एक जो आयंस बनते हैं उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है। इसी कारण उस नाम से इसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। क्या आप बता सकते हो कि मैग्नीशियम क्लोराइड में पॉजिटिव आयन कैटायन क्या है और नेगेटिव आयन एनायन कौन से हैं? मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है, आप दोबारा से देख सकते हो। तो ये जो है मैग्नीशियम और सोडियम पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन जो है, क्लोराइड जो है वो नेगेटिव आयन है इसमें। आइए अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड्स की। तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले प्रॉपर्टी लेंगे फिजिकल नेचर, दिखते कैसे हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स जो है सॉलिड होती है, चाहे आप नमक की बात करो, सोडियम क्लोराइड की बात करो, सोडियम कार्बोनेट की बात करो, सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करो, तो ये सभी जो हैं आयनिक कंपाउंड सॉलिड है, ठीक है। और इनके बीच स्ट्रॉन्ग जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, जो दोनों आयंस को, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को आपस में जोड़ के रखता है, बांध के रखता है, ठीक है। अगर इन पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है, भंगुर होते हैं, तो छोटे छोटे कणों में ये ब्रेक कर जाएंगे। और अगर इनकी हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, क्योंकि इनके बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, ठीक है, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन भी हम कह सकते हैं कि आयंस के बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पाया जाता है, जिस कारण ये आयंस एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। तो इनको अलग करने के लिए बहुत एनर्जी की, हीट की जरूरत होती है। इसी कारण
आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड का मैंने दिया है, लिथियम क्लोराइड का दिया है, कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट जो है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। सोलबिलिटी की बात करें अगर घुलनशीलता इनकी, तो जितने भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। आपने देखा होगा नमक को पानी में बड़ी इजीली घोला जा सकता है। इसके विपरीत आयनिक कंपाउंड्स होते हैं केरोसिन में या पेट्रोल में अगर हम घोलने की कोशिश करें तो उनमें नहीं घुलते, उनमें इनसोल्युबल होते हैं। तो हम अगर सोलबिलिटी पूछी जाए तो किस में होती है, वाटर में होती है, और जो केरोसिन है या पेट्रोल है इनमें ये घुलते नहीं है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जब वो पानी में घुले हुए हैं, ठीक है, वाटर में डिजोल्व करते हैं इनको, या मोल्टन स्टेट में होते हैं तो ये बिजली को कंडक्ट करते हैं। एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिजली जाती है। किसके थ्रू जाती है, क्योंकि आयंस होते हैं लिक्विड फॉर्म में जब इनको डिजोल्व किया जाता है तो ये आयन जो है उनकी मूवमेंट होती है। तो जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो मूवमेंट होती है किनकी, चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट के लिए जब इनको मीडियम वाटर दिया जाता है तो आयंस की मूवमेंट होएगी और जो है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक आयन मूव करेंगे और इससे बिजली जो है, करंट जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होएगी, उनका उसका जो मूवमेंट हमें दिखाई देगी। आयनिक कंपाउंड जो है अगर सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो बिजली को कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आयन जो है हमें पता है आपस में जो है मजबूती के साथ जकड़े हुए हैं जब वो सॉलिड है। ठीक है, और उनके बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पाया जाता है और उसके कारण वो अलग नहीं हो रही। तो ये मैंने दिखाया हुआ है एक बीकर, उसमें हमने साल्ट सोल्यूशन लिया हुआ है, मीन्स वाटर में साल्ट घोला हुआ है, ये रोड्स लगाई हुई हैं और इसमें बल्ब लगाया हुआ है। जब मोल्टन स्टेट होती है, ये सॉरी डिजोल्व अवस्था होती है सॉल्ट की, पानी में घुला हुआ है, तो ये बल्ब जगता है जब इसमें करंट पास किया जाता है। तो आइए, आयनिक कंपाउंड जो है वो मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी को जो बिजली को पास कर सकते हैं। तो डिजोल्व अवस्था में भी कर सकते हैं और मोल्टन स्टेट में भी कर सकते हैं। मोल्टन स्टेट में भी आयंस जो है वो जो उनके बीच अट्रैक्शन था, हमने उसको गर्म करके मोल्टन स्टेट में जब हम ले आते हैं आयनिक कंपाउंड को, तो जो अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स हैं वो उस अट्रैक्शन से बाहर आ जाते हैं। किसकी वजह से, हीट की वजह से। तो आयंस जो हैं फिर फ्री हो जाते हैं और वो बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चंस करते हैं जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा था। तो हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखनी है, मैंने इस वीडियो में बताई हुई है, सोडियम की, ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम की। इसके साथ हमने ये भी बताना है कि सोडियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके। तो मैंने सोडियम का एग्जांपल भी दिया हुआ है क्लोरीन के साथ, मैग्नीशियम का भी एग्जांपल दिया हुआ है क्लोरीन के साथ। आप सोडियम को अब ऑक्सीजन के साथ जोड़ के देखेंगे और मैग्नीशियम को भी ऑक्सीजन के साथ जोड़ के देखेंगे, आप इसको करेंगे। इसके बाद हमने ये भी क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि इनमें कौन से जो आयंस पाए जाते हैं, कैटाइन कौन से हैं और एनाइन कौन से हैं, और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है या बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, ये भी मैंने वीडियो में आंसर दिया हुआ है। फिर भी आप मैंने आंसर लिखे हुए हैं, इनको चेक कर लेना। कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे लिखेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाते हैं हम तो इसमें आउटर मोस्ट शेल की बात करेंगे। तो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने यूं दिखा देंगे डॉट। आप डॉट की फॉर्म में दिखा दो चाहे क्रॉस की फॉर्म में दिखा सकते हैं।
मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में तो ऐसे दिखाएंगे, एल्युमिनियम में 3 दिखा देंगे, है ना, सिलिकॉन में 4, कार्बन में 4, तो ऐसे आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं। आइए फॉर्मेशन सोडियम ऑक्साइड की, तो सोडियम का आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, निकाल के सोडियम आयन बनाएगा। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इस सोडियम एटम से, एक और सोडियम एटम होगा उससे भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। दोनों के ऑक्टेट पूरे ऐसे इसको हम स्ट्रक्चर में दिखाएंगे। एक सोडियम एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे सोडियम एटम ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो सोडियम पर हर एक सोडियम एटम पर 1-1 पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन ने, क्योंकि अकेले ऑक्सीजन एटम ने ही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यहाँ पे 6 थे, 8 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2 इसने लेके नेगेटिव के 2, और ये बॉन्ड बनता है, और बॉन्ड के बाद जो क्रिस्टल बनता है Na2O। आइए मैग्नीशियम का भी सेम ऐसे ही, ठीक है, मैग्नीशियम को ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और ऑक्सीजन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, ये हम दिखा रहे हैं मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ऑक्सीजन एटम ने लिए मैग्नीशियम पर +2 का चार्ज और ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर हो रहे हैं। कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं, तो सोडियम आयन प्रेजेंट था, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट था, और ऑक्सीजन का जो ये एनाइन इसको बोलेंगे, ये कैटाइन है। और आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, मैंने आपको बताया था कि आयंस जो हैं इसमें आयंस पाए जाते हैं आयनिक कंपाउंड में, और आयंस के बीच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, और जब हम इनको गर्म करते हैं और इस अट्रैक्शन से इनको बाहर निकालते हैं आयंस को, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, तो इसी कारण आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो आज हमने टॉपिक लिया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, यू कैन लॉग इन माई वेबसाइट, दैट इज www.scienceeasylearning.wordpress.com. You can also like my Facebook page, that is KK Chauhan. थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए। थैंक यू।